चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं एंड राइटिंग अबाउट देखो बेटा कल हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला कर्व देखा था और हमने ये देखा कि जो न्यूक्लियर है जिनका मास नंबर 170 से ज्यादा था दे वर अनस्टेबल एंड समहाउ दे वांटेड टू कम बैक इन द स्टेबिलिटी फॉर्म एंड द स्टेबिलिटी रीजन वाज वो वाला रीजन जिसमें n/p रेशियो 1.3 1.4 था और हमने बोला कि इस वाले रीजन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा। तो हैवी न्यूक्लियर जो थे बेटा वो they underwent a process called as the process of fission जिसकी वजह से उनका मास नंबर कम हो रहा है और मास नंबर कम होने की वजह से वो उस रीजन में आ रहे थे, वही था ना। लेकिन इस फिजन की जब बात करेंगे बेटा तो ये देखना पड़ेगा कि फिजन होता एग्जैक्टली कैसे। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट फिजन बेटा इट वाज 1930s फॉर द फर्स्ट टाइम जब तीन लोग, एक का नाम बेटा लेसी मीटनर जो कि एक लड़की थी बेटा, एक और बंदा था जिसका नाम था ऑटो हैन और एक और बंदा था जिसका नाम था बेटा फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन। इन तीन लोगों ने सबसे पहले देखा कि अगर यूरेनियम के सॉल्ट्स को बेटा अगर बम्बार्ड किया जाए बाय थर्मल न्यूट्रॉन्स, कौन से न्यूट्रॉन्स? थर्मल न्यूट्रॉन्स। क्यों न्यूट्रॉन? तो इसम थर्मल न्यूट्रॉन्स बेटा दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। क्या दबा? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। स्लो मूविंग क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड क्या होगी? कम। लेकिन यू विल बी एस्टोनिश्ड टू सी बेटा दैट इनकी एनर्जी होती है 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि बहुत एक हिसाब से कम है। लेकिन जब इनकी स्पीड हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी अब कितनी होगी? हाफ ऑफ mv स्क्वायर से वेलोसिटी निकलेगा ना, तो वेलोसिटी कम्स आउट बी 2.2 किलोमीटर पर सेकंड। इन स्लो न्यूट्रॉन्स क्या है? इन्होंने देखा जब यूरेनियम के सॉल्ट्स को बम्बार्ड किया जाता है बाय थर्मल न्यूट्रॉन्स, बाय स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, तो वहां से बेटा डॉटर न्यूक्लियट्स बनते हैं जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियट्स है। क्या है? कौन से न्यूक्लियट्स बनते हैं? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियट्स। लेकिन इनको किसी को, इनमें से किसी को भी बेटा ये समझ नहीं आया कि दलील क्या है कसा। इससे पहले भी बेटा एनरिको फर्मी ने कुछ ऐसा ही देखा था। अच्छा ठीक, जिसकी चैडविक को नहीं न्यूट्रॉन डिस्कवर 1932 में शायद, तब उसके बाद ही ये चीजें होने लगी कि न्यूट्रॉन अगर बम्बार्ड से करा काफी हैवी न्यूक्लियट्स पे, वहां पर छोटे छोटे न्यूक्लियट्स बनते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये मोतीगुची यूरेनियम सॉल्ट्स को बम्बार्ड किया थर्मल न्यूट्रॉन से, वहां पर बन रहे कौन से न्यूक्लियट्स? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियट्स। लेकिन इनमें से किसी को बेटा ये एक्सप्लेन करना नहीं आया कि दलील है। लेकिन कुछ हफ्ते के बाद ही ये जो लड़की थी लिसी मेटनर और इसके साथ बेटा इसका नेफ्यू यिम्स राइले, इसका नेफ्यू जो था उसका नाम था बेटा फ्रिश, ऑटो फ्रिश। इन दो लोगों ने, ऑटो फ्रिश और लिसी मेटनर, they were the first people to devise a mechanism, to put forward a mechanism जिसकी वजह से यूरेनियम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस दे रहा था। अच्छा ठीक, एंड फ्रिश coined the term fission. So the term fission was coined by Frisch, Otto Frisch. अच्छा ठीक, ये इसका कजन था एम हसामोन माइन विशुद्ध दलील छे कुछ तो दलील है। इन्होंने बोला दरअसल बेटा जब यूरेनियम 92 235 की बात होती है और जब बेटा इसको एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से हिट किया जाता है तो दरअसल ये तब्दील हो जाता है इनटू यूरेनियम 92 मगर 236। अच्छा ठीक, और अगर आप देखेंगे बेटा यहां पर इसका n/p रेशियो, क्या देखेंगे? इसका n/p रेशियो बेटा, n/p को न्यूट्रॉन्स बाय प्रोटॉन्स, इसके न्यूट्रॉन्स आएंगे 236 माइनस 92 डिवाइडेड बाय 92, यू विल फाइंड बेटा द रेशियो इज 1.56। क्या स्टेबल कि नॉन स्टेबल? श्योर? अरे हमने बोला 1.3 to 1.4 स्टेबिलिटी और इसका मास नंबर भी बहुत ज्यादा है, देयरफॉर ये क्या है? अनस्टेबल। तो वो युथुई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर जो है संभालो तभी इसको दो हिस्से हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक हिस्से में बेटा इसको बन जाता है जेनन, एटॉमिक नंबर 54, मास नंबर 140। अच्छा ठीक,
और दूसरा हिस्सा इसका जो है बेटा उसमें बनता है स्ट्रोंशियम, एटॉमिक नंबर बेटा 38, मास नंबर 94, और इसके साथ साथ बेटा 2 न्यूट्रॉन्स फिर से बनते हैं। क्या बनते हैं? अब ये न्यूट्रॉन्स जो है बेटा दे आर नॉट स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, these neutrons बेटा are called as the prompt neutrons। क्या सीधा मान? prompt neutrons बेटा ये fast neutrons है। क्या है? इनकी एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, बड़ा तेज होते हैं, ठीक है। मगर अगर तुम वुचो xenon 54 140, जरा इसका n/p रेशो कोई निकाल के तो बेटा n/p रेशो, इसका n/p रेशो कैसे आएगा? 140 माइनस 54, सुकुदो को सुकुआ करीब करीब बेटा 86 डिवाइडेड बाय 54, वो कितना आएगा? 1.51, जरा देखो डिवाइडेड बाय 86 by 54 1.5 क्या 9 से 1.5 9 एनीवेज 1.5 इशा स्टेबल कि नॉन स्टेबल है ना। फिर से आंसर देखो युथ ये चीज बनान छु xenon ते स्ट्रोंशियम, दरअसल ये भी स्टेबल नहीं है। ये स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसका n/p रेशो अभी फिर से क्या आ रहा है 1 पॉइंट, इन्होंने बोला ये तभी। अब देखो ये सिस्टम ऑलरेडी मास नंबर कम कर चुका है, ये ऑलरेडी बेटा उस रेंज में आ चुका है जिसको हमने स्टेबल कहा, लेकिन अभी इसका n/p रेशो क्या है? ज्यादा। तो होता क्या है बेटा, ये न्यूक्लियस ये कन्वर्जन हाँ कन्वर्जन कितने छो सुचूच इसमें n/p रेशो ज्यादा है, तो आप क्या चाहते? इसका मतलब है ना बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। हम क्या चाहते हैं? अच्छी ऐसा न्यूट्रॉन किस काम का से, तो कल वाला कांसेप्ट है, ये न्यूट्रॉन जो है बेटा ये तब्दील हो जाता है इनटू एंड द प्रोसेस कॉल्ड एज अ नेगेटिव बीटा एमिशन। और मुशारात कितना वो पढ़ा है कि नहीं? उससे होगा क्या जरा देखो, न्यूट्रॉन हो जाएगा प्रोटॉन में कन्वर्ट, क्या मास नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, लेकिन बेटा एटॉमिक नंबर कैसा चेंज, which क्या है गॉड क्या हो 54, लेकिन अब प्रोटॉन नंबर आहिस्ता आहिस्ता से क्या होगा इंक्रीज, फिर कैसे नहीं 55, पर कैसे नहीं 56, पर कैसे नहीं 57, पर कैसे नहीं 58, ये तब तक चलता रहेगा बेटा जब तक आपका n/p रेशो 1.3 और 1.4 के रेंज में आ जाए। क्लियर? अच्छा कितना तो मुझे बस क्या ये xenon जो है ये xenon नहीं रहता, ये सीशियम बन जाता है, सीशियम अब सीशियम नहीं रहता, ये बेटा बेरियम बन जाता है, और बेरियम के बाद बेटा ये लैंथेनम बन जाता है, और उसके बाद बेटा ये को 55, ये को 56, ये को 57, ते पांच बनाएंगे सीरियम 58। मगर मास नंबर यूज जिगर इस कंटीन्यूअसली क्या 140 रहेगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील हो रहा है, अंडर न्यूक्लियॉन्स तो होते ही रहे ना, लेकिन हाँ एटॉमिक नंबर पे इंक्रीज का सूत्र। और हम ये देख रहे हैं बेटा जब सीरियम की बात करेंगे, किसकी? सीरियम की बात करेंगे, तो बेटा n/p रेशो जरा देखो, 140 में से 58 निकालो तो कितना होता है 82 डिवाइड बाय 58 प्लस हो चुका है, अरे जल्दी 82 by 58 82 by 54 1.41 कुछ आवाज आ रही है तो युथे ये तथ रेंजस मज इवान तो ताम शी डॉटर न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली दिवान, और फाइनली हमें मिला सीरियम 58 140 जो कि स्टेबल। क्लियर? अच्छा सिमिलरली तो जब स्ट्रोंशियम की बात करते हो ये भी स्टेबल, सिमिलरली ये भी टूट जाता है, इसमें भी न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट हो जाएंगे किस में? प्रोटॉन्स में, और स्ट्रोंशियम जो है बेटा ये पहले तब्दील हो जाएगा इनटू यट्रियम, ये यट्रियम में तब्दील हो जाएगा 3994, और उसके बाद बेटा ये बन जाएगा जिरकोनियम 4094। क्लियर? अच्छा अब जिरकोनियम का n/p रेशो चेक करोगे तो आप देखोगे स्टेबल होगी। तो ये कह रहा है कि यूरेनियम 235 एक न्यूट्रॉन लेकर यूरेनियम 236 पहले बनता है, अथ मज वारिया ज्यादा रिपल्शंस क्या इसकी वारिया ज्यादा अनस्टेबल, उसकी वजह से बेटा हम यहाँ पर पहले फ्रेगमेंट्स कुछ देखते हैं, लेकिन ये फ्रेगमेंट जो है इनमें न्यूट्रॉन ज्यादा थे तो अभी भी ये स्टेबल नहीं थे। इन फ्रेगमेंट्स ने नए फ्रेगमेंट्स दे दिए जिनमें प्रोटॉन नंबर ज्यादा हो गया कि नहीं? तो पहली स्पीशीज जो है बेटा ये वाली स्पीशीज जो इसको पहले ब्रेकअप के बाद मिली थी उनको बेटा प्राइमरी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। कैसे बना? प्राइमरी फ्रेगमेंट्स याद रखोगे बेटा दे आर रिच इन न्यूट्रॉन्स, किन में रिच होते हैं? और बेटा उसके बाद ये प्राइमरी जो है ये किसको देते हैं जन्म? सेकेंडरी को, और सेकेंडरी फ्रेगमेंट जो होते हैं बेटा सेकेंडरी फ्रेगमेंट्स रिमेंबर दे आर प्रोटॉन रिच स्पीशीज। कैसे आसान? ये बनती कैसे है? बाय द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। क्लियर? अच्छा और किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? दिस इज हाउ द फिशन ऑकर्स। समझे तो ना? समझ तो रहा? लेकिन अब एक ही प्रोसेस से फिशन नहीं होता। इट इज नॉट दैट यूरेनियम 236 बन गया तो हर दिन यही बनेगा, नहीं।
आपने बचपन में बहुत बार ये फिजन फ्यूजन पढ़ा है। आपने एक बार ये भी देखा होगा कि फिजन में बेरियम क्रिप्टॉन बनता है, ज्यादातर आपने वही देखा है। H कुछ तो ऐसे कुछ यूरेनियम 236 बन गया, उसके बाद ये वाला फिनोमिना होता है, इसके साथ बनता है बेरियम और बनता है बेटा क्रिप्टॉन। और इनका एटॉमिक नंबर अगर देखें, बेरियम का कितना था अभी 50, हाँ 56 ना, या चुकोबुर 36। अब इनका और यहाँ पर बेटा 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं और यहाँ पर तूफान एनर्जी निकलती है। ठीक है, ये चौक फिनोमिना। ठीक है, सच कंसेप्ट ये है बेटा कि वो स्पीशी बने जिसका N/P रेशो क्या हो 1.3 से 1. और इनका रेंज जो है, इनका साइज जो है बड़ा कंपेरेबल, यानी कि आग बने वार या बोर्ड पे आग वार या लपट नहीं, ऐसा भी नहीं होना, कंपेरेबल साइज होना चाहिए। अच्छा ठीक या क्लियर। अच्छा इधर बैठे कैसे लैंथनम और बेटा ये लैंथनम और एक और कॉम्बिनेशन बन सकती है, वो भी दिखाएंगे। लेकिन ओवरऑल दिमाग में रखना, जब भी फिशन होता है तो पहला कंसेप्ट ये है बेटा कि जब भी टूटेगा डॉटर न्यूक्लियस तब तक बनते रहेंगे जब तक आपको एक स्टेबल न्यूक्लियड नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक, लिखो फिशन की डेफिनेशन। इट इज अ प्रोसेस in which a heavy nucleus breaks up into two or more fragments which are of comparable sizes and more stable अच्छा ठीक या क्लियर। अच्छा it occurs in several ways ठीक है जी। मतलब ये भी एक तरीका है जेनन और स्ट्रोंशियम बनने का, एक और तरीका है बेरियम और क्रिप्टॉन बनने का, एक और तरीका है फॉर एग्जांपल अभी मैं कह रहा था लैंथनम और ब्रोमीन बन सकता है। तब तक ये बनता रहेगा जब तक आपको स्टेबल न्यूक्लियड नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक, भाई कॉपी कुछ बातें लिखते हो करो इस सबको। वाह रे वाह, एक तो लेट आ गए ऊपर से बैगन था आपकी क्या नाव क्या थी? काउसन क्या हो गया? काउसन का मतलब पता है? नहीं पता। तीर से तो चुटकी पट लगा जो होता है उसका बाव, उसको बाव कहते हैं, उसको काउस कहते हैं। काउसन मीन्स दो काउस, जो कि बहुत नजदीक है। आपको अपने नाम का मुझे जिगरा ब्याह तरीका है कैसे यूरेनियम 236 सोचो ये बन सकता है लैंथनम और बन सकता है बेटा ब्रोमीन along with 3 न्यूट्रॉन्स और कुछ एनर्जी, ये भी बन सकता है। लैंथनम का कितना लिखा हमने 57 और ब्रोमीन का कितना है 36 तो नहीं होगा 35 होगा। ब्रोमीन पास क्रिप्टॉन, ब्रोमीन के पास क्रिप्टॉन। So lanthanum it is 142 and bromine will be somehow 91। ठीक है, तो इससे बन जाए ये भी कॉम्बिनेशन। बन जाए एंट्रेंस में सवाल
अगर यूरेनियम का एक एटम टूटता है, एक यूरेनियम 235 टूट, कितने न्यूट्रॉन्स बनते हैं जिनको प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स कहते हैं? कितने? दो या तीन, है ना? तो वहां पर कोई चॉइस नहीं है, 2 और 3। touch 2, 3, 2.5, none of these. 2.5. On an average it is 2.5. तो points लिखे बेटा। During the fission of one uranium atom, during the fission of one uranium atom, 2.5 neutrons are produced. Neutrons are produced. अच्छा ठीक है। अच्छा एक और चीज होती है, ज्यादातर अगर आपको इस पूरे फिशन पे सवाल आते हैं तो बेटा इस वाली कॉम्बिनेशन पूछते हैं। किस वाली? एक ही ये क्या है इसकी, तो ऐसा नोटिस करो, हमेशा आपने करीब करीब यही वाली एग्जांपल देखी होगी फिशन की, है ना? इस वाली एग्जांपल में अगर आप देखें तो एक यूरेनियम एटम ये बनाता है, दबान मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट की अगर बात करें बेटा, मास डिफेक्ट एक एटम का जो है बेटा, इट इज 0.215 m। ठीक, ये कुछ काम तो ओतर पोर्मुत जिगर थी, मास डिफेक्ट आसान बाइंडिंग एनर्जी छ नेरा, बाइंडिंग एनर्जी पुर से ओतर मिनिस 931.5 into डेल्टा m, और ये आपने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की बात की कि नहीं? जरा बेटा ये वैल्यू दे दो यहाँ पर 0.02153, विच इज यहाँ से मल्टीप्लाई करा, यू विल सी the energy comes out to be 200 mega electron volts. आख एटम यूरेनियम फुटू into बेरियम एंड क्रिप्टॉन, कितना मास डिफेक्ट? 0.02153 m। उसकी वजह से कितनी एनर्जी निकलती? 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं से आख मोल ऑफ एटम्स इस्तेमाल करा, 1 मोल ऑफ एटम्स, एनर्जी कितनी निकलती है? करो इसको मल्टीप्लाई, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, किसी केस में 6.023 into 10 raised power 23 into 200, आंसर आएगा ना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। आंसर कम्स आउट टू 4.16 into 10 raised power 12 कैलोरीज। ये यूजा एनर्जी यस बकार लाइक या जो जनरेट हो सकती है बाय, समझो, 575 मेट्रिक टन्स of coal। तुश ये कूता शान तो योर शान आख मोल ऑफ यूरेनियम एटम, बस एवोगैड्रोस नंबर ऑफ यूरेनियम एटम इतनी एनर्जी जनरेट करता है। ठीक, ये एनर्जी जो यहाँ पर 577 मेट्रिक टन, 575,000 टन्स ऑफ कोल जनरेट करता है। आख टन गयो उधर क्या था, 1 ग्राम अगर यूरेनियम का खर्च होगा ना, 1 ग्राम, 8 ग्राम यूरेनियम एटम, 1 ग्राम, it is enough to generate as much amount of energy as generated by 20 tons of TNT। वो टन छानो TNT सु कुछ जाए रे, 8 ग्राम आशी चमचस पर खाई सु कैसे यूरेनियम को समझ हो तरह तू तो खतरनाक चीज, खतरनाक है तू, इसलिए छु यम यूरेनियम यमन मुल्कन छु ये बड़ डेंजरस। मतलब तशु याद पुलवामा में कुछ हुआ था, उन्हें बोला कि 1 टन गाड़ी भरी हुई थी RDX, उसने कितना गूंज उड़ गया कश्मीर हो गया। जब 20 टन होगा तो क्या होगा, और वहां से बोल रहा है यूरेनियम कुछ आपको ग्राम का भी जाता, समझ रहे हो कि बड़ा खतरनाक है यूरेनियम। ठीक है, पॉइंट आप लिखाएंगे फिर हम ये हाँ ये पॉइंट्स लिखिए आप खुद। कौन सा वाला पॉइंट लिखो ना, यही मास डिफेक्ट पर एटम इज 0.02153। मास डिफेक्ट और 0.0 0.215, the mass defect per atom
is 0.2153 m. which generates an energy of 200 mega electron volts. ठीक, बाकी तो खुद लिख सकते हो 20 टर्म्स. अच्छा वंची क्या कथ करना यूरेनियम मुतल्लिक एटम बम वुचु क्यों छ आसान बाव हटाऊं मैं सारा, ये तो हटा सकता हूं, ये अब क्या क्या चीज आपने लिखी इसके बारे में. ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड. एक एटम का डिफेक्ट कितना होता है 0.2153. उसकी वजह से एनर्जी कितनी निकलती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. एक और चीज बेटा याद रखेंगे आप. देखो यूरेनियम को जब नेचर में देखा जाता है तो इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द along with its isotopes. ठीक. It is present as uranium 92-234. It is present as uranium 92-235. It is also present as uranium 92 मगर 238. In the ratio of ये should 0.006. ये should 0.7%. और ये जो है it is 99.3%. एक हिसाब से मुझ रही यूरेनियम 234. लेकिन जब इनमें से बात की जाती है तो बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इट इज यूरेनियम 235. यो फिजनेबल फिजन है अद्वितीय. लेकिन यूरेनियम 238 ये भी फिजन कर सकता है मगर इसके लिए जो न्यूट्रॉन लगता है उसकी एनर्जी बेटा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए. इतना तेज न्यूट्रॉन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो एमईसी नॉन फिजनेबल. क्या शो? हाँ अदरवाइज अगर आप इसको 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वाले न्यूट्रॉन से हिट करते हैं ना जगह कन्वर्ट इनटू प्लूटोनियम. किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एंड प्लूटोनियम जो है रेडियोएक्टिव है. ये फिजनेबल. ठीक. लेकिन अब देखो जो ये यूरेनियम 92-235 है इसकी कंसेंट्रेशन बेटा सिर्फ 0. क्या कम ही 8 किलो रोड तम 7% दी की. बहुत कम 0.7%. तो इसकी कंसेंट्रेशन 0.7 से अगर 2.3 तक आप इंक्रीज कर पाए the process or the uranium is called as beta enriched uranium. Catch the one? Clear cha? It's called as enriched uranium. और ये याद रखना है that uranium 235 ही fissionable. ठीक है? It is always used. न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जो उनमें फ्यूल होता है उसमें प्लूटोनियम हो सकता है, यूरेनियम 235 हो सकता है. ठीक है. मगर 238 है कौन इस्तेमाल करे. क्लियर अच्छा समझ आ गई. ओके. एक और चीज देखो बेटा अगर आप यूरेनियम की बात करें तो हो क्या रहा है अच्छे से देखना. बहाव तो या मैं कह रहा हूं यूरेनियम 235 की जब बात करते हैं इसको जब आप न्यूट्रॉन से हिट करते हैं 0.1 दसवां क्या है यू शुड गो अराउंड यूरेनियम 236. सुनो बना यूरेनियम 236. उसके बाद बेरियम क्रिप्टॉन में टूट जाता है. अब एग्जांपल ले रहा हूं और जिगर 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं मगर इनके फास्ट न्यूट्रॉन्स क्या चाहिए. अब ये 3 न्यूट्रॉन्स फर्दर 3 यूरेनियम एटम्स को पकड़ सकते हैं. है ना रेडी 1 2 और 3 ये बेरियम क्रिप्टॉन. यहां पर फिर से 3 निकलेंगे, यहां पर फिर से 3 निकलेंगे, यहां पर फिर से 3 निकलेंगे. और होगा कि नहीं बेरियम क्रिप्टॉन तो बन ही रहा है. तो आप देखिए बेटा आपने 3 न्यूट्रॉन्स रखे थे अब 9 बन गए. पद बना हुआ यम 3 पानी 9 गो इशू कंटिन्यूअसली बढ़ाना. ये रुकिया ये रिएक्शन. दिस इज अ चेन रिएक्शन. क्या है अब चेन जो है दिस इज अ चेन रिएक्शन. व्हाई बिकॉज यू जस्ट हैड टू इनिशिएट द प्रोसेस. उसके बाद ये खुद ही अपना काम कर रहा है. सर्कल में सब कुछ चल रहा है. ठीक है. ठीक चल. लेकिन इस चेन रिएक्शन को होने के लिए इट इज नॉट दैट यूरेनियम का कोई भी मास लाया उस पर न्यूट्रॉन लगा दिया तो चेन होगी. नहीं. चेन रिएक्शन करने के लिए यूरेनियम का कुछ मिनिमम मास होना चाहिए.
there is some requirement of the mass जिस पे chain possible, that minimum requirement बेटा it is called as the critical mass. क्या है दबा? And remember the critical mass for uranium 235 बेटा it is 10 kgs. कम से कम गई आसुन 10 किलो अति है एटम बम बनित. समझ होता ना, क्योंकि 10 kg से कम चेन रिएक्शन होगी नहीं, ये रुक जाएगा वापस. बात समझ रहा है? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझ तो रहा? ठीक है. ओके, रिगार्डिंग दिस चेन ये मैं थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूं. एक बात हुई, आपने बोला ना हम 0.7% को कन्वर्ट करते हैं 2.5. उसके आप बोला इस प्रोसेस that uranium is called as enriched uranium. ठीक है. और क्या मैंने क्रिटिकल मास के बारे में क्या कहा? द क्रिटिकल मास फॉर यूरेनियम 235 इज 10 kg. इसका मतलब इट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द मास इन ऑर्डर टू कैरी अ चेन रिएक्शन. चलिए, अब जो एक चेन रिएक्शन है बेटा ये दो टाइप्स की, ये दो टाइप हो. अक्सर कंट्रोल्ड चेन व्याख्यान मैं ये हटाऊं ऊपर वाला. देखो बेटा समझना, अगर कंट्रोल्ड की बात करें, किसकी? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की बात करें, तो सबसे पहली चीज बेटा इसमें स्लो. क्या चाहता? इसमें स्टेडी. स्टेडी क्यों होती देख समझ यार. हमने कितने न्यूट्रॉन इस्तेमाल किए थे? एक. बने कितने? तीन बने ना. 1 2 3 बने. अब देखो अगर मैं इन 3 में से 2 को किसी तरह से एब्जॉर्ब करा, 2 को किसी तरह से तमें न्यूट्रॉन रोजन सिस्टम आपको सुगर बे एक सी पट करो पद बने अज बे त्रे पद उस फिर से मैं ये 2 एब्जॉर्ब कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ अ नॉन फिजनेबल मटेरियल. छठी दे आर कॉल्ड एज द कंट्रोल रॉड्स. तिम छ कंट्रोल्स ना करित यम बड़ तेज अस उनको हमने रोक ही दिया, उनको एब्जॉर्ब कराया. मतलब यूरेनियम 238 ये पता है नॉन फिजनेबल, इसको रखा बहुत सामने और इसने एब्जॉर्ब कर दिया. ठीक है. अब आपके पास जो न्यूट्रॉन सिस्टम में आ रहे हैं वो कंटिन्यूअसली एक ही रह रहा है ना, तो आपने क्या किया? इस चीज को कंट्रोल. इस चीज को टाइम भी लगता है, इसलिए रिएक्शन क्या होती है? स्लो. क्या होती है? तो एक और चीज है बेटा दैट इज कॉल्ड एज के, एंड के इज कॉल्ड एज बेटा द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. कैसे दफा? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. इट इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज बेटा द रिप्रोडक्शन फैक्टर. क्या चीज दबा? ये क्या है रिप्रोडक्शन फैक्टर? इशू न्यूट्रॉन्स आफ्टर न्यूट्रॉन्स डिवाइडेड बाय न्यूट्रॉन्स बिफोर. छठी, जरा मुझे बताओ रिएक्शन होने के बाद न्यूट्रॉन कितने बन रहे हैं? 3. मगर कंट्रोल कितने कर रहा है तू? 1 बच गया. उससे पहले भी एक ही था ना, तो आफ्टर द बिफोर ना सेम रेशो कितना आएगा? सो के का वैल्यू कंट्रोल चेन रिएक्शन में 1 होता है. बात समझ रहा है कि रेप्लिकेशन फैक्टर जो है, रिप्रोडक्शन फैक्टर जो है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है, इसका वैल्यू 1 होता है फॉर कंट्रोल चेन रिएक्शन. और ये कंट्रोल चेन रिएक्शन होती कहां है बेटा? ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होती है. कहां पे होती है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स. So the first nuclear reactor of the world was it was the first nuclear reactor made by Enrico Fermi. छठी, एनरिको फर्मी ने पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया. न्यूक्लियर रिएक्टर पे थोड़ा सा देख लेना उसमें क्या क्या होता है. ठीक है. और दिमाग में थाउन इथे पर एक चैम्बर होता है ग्रेफाइट का जो लेड मोटा पा ताकि लॉस वॉस गसने के, बट बनाया था एनरिको फर्मी. लेकिन इंडिया ने भी एक बनाया है दैट इज कॉल्ड एज अप्सरा. इंडिया का पहला अप्सरा, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया. ठीक. एनीवेज, सो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हमेशा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होती है. स्लो होता है, स्टेडी होता है, इसलिए बिकॉज़ कंटिन्यूअसली एक ही न्यूट्रॉन सिस्टम में काम करेगा. और बेटा यहाँ पर एप्लीकेशन फैक्टर या ग्रोथ फैक्टर क्या होता है? 1. क्लियर? अच्छा, ठीक है. आपको क्या प्रॉब्लम? ओके. लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड की बात की जाए, किसकी? अनकंट्रोल्ड में क्या होता है जरा देखो. सबसे पहली चीज है फास्ट. पीछे अनस्टेडी. क्या है? 1 से क्या है? था आपने 1 बना, वहां कितने बने? आप एब्जॉर्ब तो बम बनाओ 5 3 बन गए. अब ज्यादा दबा ही हो जाए 9 बन गए. 9 से 27 बनेंगे और ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा. बात समझ रहा? ठीक है.
टीका है चुका एटम बॉम्ब उसमें कहां पे होता है एटम बॉम्ब द फर्स्ट एटम बॉम्ब वाज इट वाज लिटिल बॉय हिरोशिमा नागासाकी पे आपने सुना होगा लगाया गया था इसका फ्यूल क्या था आज उसने यूरेनियम 235 फ्यूल किया आज ओस प्लूटोनियम फ्यूल Yes. plutonium 239 plutonium it is a fissionable material so the first atom bomb used plutonium as the radioactive material as the fissionable material it did not use uranium 235 हालांकि धोखा लग सकता है यूरेनियम सब प्लूटोनियम है ठीक है आसान क्यों छह अच्छा ये बोला फिर इसका के क्या होगा के किससे ज्यादा हाँ 1 से ज्यादा होगा समझ रहा है अच्छा चलो हो गया क्लियर अगर के बेटा लेस देन 1 हो तो 3 बने थे अब कोई है ही नहीं अब 2 ही है तो इसका मतलब इट विल स्टॉप द रिएक्शन विल स्टॉप यस रिएक्शन वुड कम टू हॉल्ट चेन रिएक्शन रुकती नहीं है वो चलती रहती है अनकंट्रोल्ड भी चलती रहती है मगर इसे एम्पलीफाई कर और ये रुक जाती है अगर के लेस देन 1 क्लियर अच्छा समझ दो ना मुझे एटम बम फ्यूचर अच्छा एक और चीज सवाल आता है कभी the rate at which the neutrons are produced ठीक है आप मुझे बताओ जितनी ज्यादा स्पेस होगी वॉल्यूम होगा उतने ज्यादा एटम्स इन्फ्लुएंस हो जाएंगे उतने ज्यादा न्यूट्रॉन्स बाहर आएंगे ना सो क्या आप मानते हैं ज्यादा न्यूट्रॉन्स तब बनेंगे जब स्पेस भी ज्यादा हो स्पेस मतलब वॉल्यूम ठीक है तो रिमेंबर बेटा the rate of production of neutrons rate of production of is directly proportional to volume is directly proportional to or it is directly proportional to radius का cube होगा ना 4/3 पाई r क्यूब साइज होता है स्फीयर का तो न्यूक्लियर रिएक्टर अगर स्फेरिकल लेंगे उसका साइज होगा ना 4/3 पाई r क्यूब तो वॉल्यूम को अगर प्रोपोर्शनलिटी तो r क्यूब होगा ठीक दूसरी चीज यदि मैंने न्यूट्रॉन बनाना चाहिए दबा इनका सरफेस होगी लीक लीकेज कहां से होता है एरिया से कि वॉल्यूम से एरिया से बस ना अरे एरिया से भागेगा ना वॉल्यूम से थोड़ी ना भागेगा तो leakage of neutrons is directly proportional to area or it is directly proportional to beta r square radius का square अच्छा ठीक क्लियर अच्छा चलो तो करिए सॉरी गुड कॉपी जो हम ये यूज करते हैं ना नॉन फिशेबल मटेरियल इस कंट्रोल है इसको क्या बोलते हैं कौन सा जो हम यूज करते हैं कंट्रोल चेन रिएक्शन वो न्यूक्लियर रिएक्टर में रॉड्स होती है कंट्रोल रॉड्स होती है सीधी चीज आप थोड़ा सा घर पे न्यूक्लियर रिएक्टर देख लेना उसमें कौन सी चीज है पानी किस लिए लगता है टेम्परेचर कम करने के लिए वो सब ठीक है तो देखो न्यूक्लियर रिएक्टर वहां पर क्या होता है कि देखो जैसे ये बन गया फास्ट न्यूट्रॉन्स है ना इनको स्लो भी करना पड़ता है तो उसके लिए मॉडरेटर लगता है कंट्रोल रॉड्स एब्जॉर्ब करने के लिए लगती है पानी लगता है सिस्टम को ठंडा कर हीट पता है जनरेट क्योंकि आपने अभी देखा एनर्जी तूफान जनरेट हो रही है सो फिजन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसमें छोटे-छोटे व्यवहार काम किया आपको दिमाग था बस ये भी कर अच्छा सुनो अगर एटम बॉम्ब बनाए अब ये काज ही लेते हैं बिकॉज आई कैन नॉट कंटिन्यू टुमारो फिजन फ्यूजन तो खत्म ही करना पड़ेगा फिर वो 5 मिनट का वीडियो क्या बनाएंगे ये हटाओ मैं सारा पहले मुझे बिल्कुल थोड़ा आइडिया तो देखो बेटा आप एटम बॉम्ब वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन फिजन रिएक्शन ठीक एटम बॉम्ब की बात करेंगे बेटा एटम बॉम्ब तो याद रखोगे बेटा एटम बॉम्ब जो आसान इसमें एक स्फेरिकल शेल होता है इसमें बेटा एक बीच में एक न्यूट्रॉन सोर्स होता है क्या चौसा देखो इसमें मेटेलिक स्फीयर शेल ठीक है इसमें बेटा टीएनटी लगा होता है ठीक ये जो स्पेसेस होती है इनमें बेटा प्लूटोनियम और यूरेनियम होता है लेकिन दोनों होते हैं लेस देन क्रिटिकल मास
प्लूटोनियम भी होता है लेस देन क्रिटिकल मास, यूरेनियम भी होता है क्या लेस देन, बीच में होता है बेटा न्यूट्रॉन सोर्स, क्या आसान न्यूट्रॉन सोर्स युस न्यूट्रॉन प्रोवाइड कर थर्मल न्यूट्रॉन छना पता युथे एटम बम लगावन छना वच गसान क्या गोड छना फटान टीएनटी, टीएनटी जब फटेगा ऑब्वियसली बात है न्यूट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगा, ये बनाना स्लो न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन जब ये बनेंगे आज क्या प्लूटोनियम के जब आपने इसको फेंका खाना में उसने अलग पड़े इमरान ना इनका मास हो जाएगा क्रिटिकल से ज्यादा, काम को क्या फ्यूजन का हो जाएगा कि नहीं, गई है अनकंट्रोल्ड से गई तब ठीक है समझ आ गया कि नहीं, दिस इज हाउ इट वर्क्स बेशक याद था। इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया फॉर पीस, किसके लिए, इट वाज डन इन बेटा पोखरण, पोखरण राजस्थान, राजस्थान में किया कब, इट वाज 18th May 1974, ठीक, और याद रखोगे इसे एटम बम फटाना छो खुदा देना चाहे 10 रेज़ पर 7 केल्विन तक टेंपरेचर बढ़ता है, हाथ लक्ष केल्विन शुगर टेंपरेचर तू तूफान टेंपरेचर एटम बम फटान छो। आप में से किसी ने लोगन देखिए वुल्वरीन छो ना, हाँ सुना वो तमिस मिलिट्री वाली सिट बसान तथ वो एक जगह होती है, वो पाइपलाइन होती है उसमें से चला जाती है, बामा फोर्ट सुन तमिस तौर और तूफानी टेम्परेचर बढ़ता है पत्त बूथ बूथ दजान, देखा होगा ना, सेम इज द केस, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है 10 रेज़ पर 7 केल्विन, ठीक छा बड़ा खतरनाक मगर कूता खतरनाक दैट यूरेनियम के 236 मास न्यूक्लियॉन्स ने एक एटम इतने 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी ना, अरे दी ना, तो आपको ये भी आता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी है, बाइंडिंग एनर्जी पर, तो आप बोलोगे इट इज 200 डिवाइडेड बाय 236, सो इट इज बेटा 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन, इतनी एनर्जी एक न्यूक्लियॉन से निकलती है, फिजन के एक न्यूक्लियॉन से कितनी 0.85, ठीक है क्लियर हुआ फिजन, चलो छोटा सा फ्यूजन, हाँ वो छोटा सा है बस छोटा सा नहीं बुकारहान किया बट ये फिर कल हो नहीं सकता, एक थोड़ा सा टॉपिक है 5 मिनट खत्म तय करो मुझ तो दिमाग में थे तो फ्यूजन में क्या शो हमने क्या देखा बाइंडिंग एनर्जी कर्व से, लाइटर न्यूक्लियर मिलते हैं ताकि वो उस रेंज में आ जाए, इनको भी वही लाइटर न्यूक्लियर बेटा मिलते हैं ताकि वो रेंज में आ जाए, ताकि इनका एन/पी रेशियो 1.3 से लेकर 1.4, लाइटर न्यूक्लियर मिलने का कंडीशन देखो क्या है, टेम्परेचर होना चाहिए 10⁻⁶ टू 10⁻⁷ केल्विन, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है बेटा इट शुड बी 10⁻⁶ एटमॉस्फेयर, ये कैसा प्रेशर, इन दो कंडीशंस में लाइटर न्यूक्लियर मिलते हैं और वो बनाते हैं थोड़ा हैवी न्यूक्लियर, क्लियर सर, एग्जांपल देखो मसलन व्हाट इज दिस प्रोटियम, ये 4 मिल गए, पता है क्या बनता है हीलियम 2 4, हवा बराबरी से ऐसी, अब देखो क्या होता है प्लस बेटा एनर्जी निकलती है 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जरूरी सुनिए क्या इथेक में व्हाट इज दिस ड्यूटेरियम, ये 2 मिलते हैं, ठीक है ये 2 मिलते हैं, बनेगा क्या हीलियम 42, फिर से बेटा 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है, ध्यान है ये को फ्यूजन, लाइटर न्यूक्लियर मिलते हैं हैवी न्यूक्लियर बनाने के लिए, बट कंडीशन क्या है यू द टेम्परेचर अर्थ पर पॉसिबल आछू बट दिस फ्यूजन दस, दैट इज द रीजन फ्यूजन अर्थ पे होता है, वो गॉड से फ्यूजन करना हो बात करो फ्यूजन, ठीक है तोरा क्लियर छा, हाँ इसीलिए ये कहां पे होता है सन में होता है, स्टार्स में होता है, वहां पर ये टेम्परेचर ऑलरेडी है, ठीक है। नाउ दे हैव डिवाइस्ड द डिवाइस बेटा कॉल्ड एज द टोकामेक, टोकामेक का उसक apparatus में बना, इट वाज अ रिएक्टर एक्चुअली, जिससे फ्यूजन ऑन अर्थ पॉसिबल था, अच्छा ठीक, जापान में बना टोकामेक, एनीवेज बेश ब्याह चीज याद था
अगर यहां पर बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करें, बाइंडिंग एनर्जी पर बराबर कितनी एनर्जी निकलती है? हाँ, कि कब कितने न्यूक्लियॉन्स खर्च हो गए? 4 हो गए ना, 4 मास नंबर्स। सो आंसर विल बी 6.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? तो तुमसे सवाल कर रहा हूं, डेंजरस कौन है, फिजन है कि फ्यूजन? फ्यूजन खतरनाक, क्योंकि वहां का एक एटम 0.85 और यहां का एक देखो, अगर यहां वो 236 मिल गए तुम त्राटे बुजुन तुम ना, हाँ याची कंडीशन या थोड़ा टेम्परेचर लगाओ बढ़िया। हाँ, इसके लिए बेटा एक चीज डिवाइस किया गया, या बॉम्ब आपको दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूजन। हाइड्रोजन हल्का है तो आपको दिमाग में रखना चाहिए, अगर आप मुश्किल ठीक है, क्लियर छा? आई स्टॉप, थैंक यू सो मच।